हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 5 का वीडियो नंबर 14। तो बेटे ये 5वीं यूनिट का 14वां वीडियो है। और इससे पहले 13 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 5 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें करने हैं यूनिट नंबर 5 के एनसीईआरटी के उदाहरण। जैसा कि आपको पता है कि हमने यूनिट नंबर 5 का थ्योरी वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया है, और आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो एक एक उदाहरण को हम देखेंगे, देखते हैं इस यूनिट में कितने एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी की बुक में। एक एक उदाहरण को हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सबसे पहला एग्जाम्पल एग्जाम्पल पढ़ो, इस क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक मिनट जरा। इस क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में? जितना भी हो सके एक गुब्बारे में कमरे के ताप पर H2 गैस भरी जाती है। एक गुब्बारे में कमरे के ताप पर कौन सी गैस भरी जाती है? H2 गैस। ठीक है, इन्होंने पहले ही कह दिया कमरे के ताप पर, तो आप यहाँ एक चीज लिख सकते हो। कमरे के ताप पर कह दिया तो इसका मतलब ताप यहाँ कांस्टेंट है। तो ताप क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ से करेंगे हम इसे सॉल्व, यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे। चलो यहाँ लिखता हूँ मैं। इन्होंने कहा जितना भी हो सके हो एक गुब्बारे में कमरे के ताप पर H2 गैस भरी जाती है। कमरे का ताप दिया है तो हम लिखेंगे ताप यहाँ कांस्टेंट है, या ताप यहाँ स्थिर है। तो हमने सबसे पहले लिख लिया कि ताप क्या है? स्थिर। कौन सी गैस भरी जाती है? H2 गैस। यदि दाब को 0.2 बार से अधिक कर दिया जाता है तो यह गुब्बारा फूट जाता है। यदि आप दाब को 0.2 बार से अधिक कर देते हो तो क्या होता है? गुब्बारा फूट जाता है। ठीक है, तो यह गुब्बारा फूट जाता है यदि एक बार दाब पर गैस 2.27 लीटर आयतन घेरती है। एक बार दाब पर, तो इन्होंने हमें दिया है P1। P1 दिया है एक बार, और आयतन V1 दिया है। कितना आयतन घेरती है? आयतन घेरती है 2.27 लीटर। 2.27 लीटर। और आपको पता है कि यदि इन्होंने कहा है कि टू 0.2 बार से अधिक कर दिया जाए तो गुब्बारा फट जाएगा, तो P2 को हम मानेंगे 0.2 बार। और हम देखेंगे कि जब दाब इतना होगा तो आयतन कितना होगा। V2 को कर दिया हमने क्वेश्चन मार्क। इन्होंने पूछा था ना कि गुब्बारे को कितने अधिकतम आयतन तक फुलाया जा सकता है। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो, आपको पता है ताप स्थिर है, और जब ताप स्थिर है तो लगेगा बायल का नियम। बायल का नियम स्थिर ताप पर ही तो काम करता है। तो बायल के नियम से यदि आप चलोगे, याद होगा बायल के नियम का फार्मूला तो। और यदि नहीं याद है तो मैंने आपको एक चीज सिखा रखी है। मैंने सिखा रखा है एक कॉमन फार्मूला, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। सिखा रखा है ना। और हमें यहाँ पता है कि ताप स्थिर है, तो T1 और T2 को लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ना तो आप T1 को लिखो, ना तो आप T2 को लिखो, यदि ताप स्थिर है। और यदि आप इन दोनों को नहीं लिखोगे तो बायल का नियम ही बन जाएगा। तो बायल का नियम का फार्मूला क्या है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये सिखाया था ना, इसमें बस वैल्यू पुट कर दो आप। P1 कितना है बताओ? P1 है एक बार,
V1 कितना है 2.27 लीटर, P2 कितना है 0.2 बार और V2 कितना है निकालना है। तो यदि यहाँ से आप V2 को कैलकुलेट करोगे तो इसके अपॉन में चला जाएगा 0.2, एक गुणा 2.27 और अपॉन में चला जाएगा 0.2। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, एक मिनट इधर से साफ कर दूं इसे। अब हमें क्या करना है, इसे कैलकुलेट तो आप कर ही लोगे, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, देखो इस डेसिमल को हटाओगे, नीचे तो आप लिख दो 100, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, और इस वाले डेसिमल को इसे हटाओगे दशमलव को तो ऊपर लिख दो 10, तो ये तो इससे कट जाएगा। 227 को भाग करना है 2 से, तो यहाँ तो आया है 227 और बटे में 2 है और गुणा 10 भी है, 10 से गुणा हम कर देंगे। ठीक है, आप एक काम करो 227 को 2 से भाग करो, यहाँ करते हैं, जब 2 से भाग करना है 227 को, तो 2 एकम 2, 0, 2 उतार लिया, 2 एकम 2, 0, 7 उतार लिया, 2 तिया है, 1 बचा, दशमलव लगा के 0, 2 पंजे 10, तो कितना आया है 113.5। इससे जब इसे कैंसिल करा तो ये आया 113.5 और अपॉन में क्या है 10, अपॉन में है 10। अब मुझे एक बात बताओ कि 10 में एक जीरो है तो दशमलव एक अंक इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11.35 लीटर। इसका मतलब ये है कि गुब्बारे को आप 11.35 लीटर तक उसमें हवा भर सकते हो, इतना आयतन उसका कर सकते हो। यदि आपने आयतन इससे ज़्यादा कराना तो गुब्बारा फट जाएगा। ठीक है, जल्दी से लिखो, इसे पोज करके जल्दी लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखो बेटे जल्दी से, लिख लिया? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो आप, मैं इतने इसे मिटाता हूँ, सॉल्व करो ये दूसरा क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 5.2, स्टार्ट करो सॉल्व करना। भाई जो हमने गैस के नियम पढ़े थे ना, उन्हीं नियमों पे आधारित है ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन, मतलब बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, आदर्श गैस समीकरण, ग्राहम का विसरण नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, ये मुख्य मुख्य नियम है जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। सॉल्व करो जरा इस क्वेश्चन, कर रहे हैं ना सॉल्व आप? चलो देखते हैं क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन। इसमें कहा है, उदाहरण नंबर 5.2 है, 5.2 यहाँ से सही दिखाई देगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो उदाहरण नंबर 5.2 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन्होंने कहा है प्रशांत महासागर में एक जहाज चलाते समय, प्रशांत महासागर में एक जहाज चलाते समय ताप 23.4 डिग्री सी पर एक गुब्बारे को 2 लीटर वायु से भरा गया। ठीक है, T1 दे रखा है, V1 दे रखा है। ये जो डिग्री सी है ना, इसमें 273 जोड़ के आप इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लेना जरूर। जब जहाज हिंद महासागर, जहां ताप 26.1 डिग्री सी पर पहुंचता है, जहां ताप कितना है 26.1 डिग्री सी, वहां पहुंचता है, तब गुब्बारे का आयतन क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये जो है प्रशांत महासागर से हिंद महासागर में गया है। जब प्रशांत महासागर से हिंद महासागर में गया है तो ये पक्की बात है कि दाब स्थिर होगा। तो आप सबसे पहले तो इस चीज को रख लो दिमाग में अपने कि दाब कैसा होगा, दाब होगा स्थिर। क्योंकि आप एक बात नोट करते होंगे कि जहाँ भी ऊंचाई नापी जाती है, ऊंचाई कहीं भी नाप लो आप, समुद्र तल से नापी जाती है ऊंचाई, पता है ना आपको। और समुद्र तल से यदि आप ऊंचाई नाप रहे तो इसका मतलब साफ है कि समुद्र जितने भी इस दुनिया में है उनका तल लगभग एक ही जैसा है, एक जैसा। और जब ऊंचाई बराबर है तो दाब तो बराबर होगा, क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है कि धरती के तल से या समुद्र तल से जितना ऊपर की तरफ आप जाओगे वायुमंडलीय दाब उतना घटता है। और यदि वो कहाँ था, प्रशांत महासागर में था, और प्रशांत महासागर से कहाँ आया है, हिंद महासागर में, तो ऊंचाई बराबर है, और ऊंचाई बराबर है तो दाब भी क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए मैंने पहले ही पी को कांस्टेंट कर लिया। प्रशांत महासागर में
एक जहाज चलाते समय ताप 23.4 डिग्री सी पर। तो इन्होंने जो है ताप दे रखा है T1, यहाँ लिखो T1 कितना दे रखा है ताप 23.4, ये लिख लिया 23.4 डिग्री सी, और इसमें आप 273 जोड़ दो इसे केल्विन में बदलने के लिए, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 3 और 3 6 और 7 और 2 9 और 7 और 2 9 हो गया और ये 2 है 296.4। ये पॉइंट हटा दूं यहाँ से जो नीचे लगाए, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, ये हो गया 296.4, इसमें बदल गया है केल्विन में। तो 23.4 डिग्री सी पर एक गुब्बारे को 2 लीटर वायु से भरा गया, आयतन दे रखा है V1 बराबर 2 लीटर, ये लिख लिया 2 लीटर आयतन है। फिर इन्होंने कहा है जब जहाज हिंद महासागर जहां ताप 26.1 डिग्री सी पर पहुंचता है तब गुब्बारे का आयतन क्या होगा। T2 दे रखा है इन्होंने, T2 कितना दे रखा है, T2 26.1 डिग्री सी, इसमें भी आप 273 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6 और 3 9, 7 और 2 9, और ये है 299.1 केल्विन, और आयतन कितना हो जाएगा, इसका मतलब V2 इन्होंने पूछा है हमारे से, और P है इसमें कांस्टेंट। जब P कांस्टेंट है इसका मतलब यह है कि चार्ल्स का नियम है, चार्ल्स का नियम। तो यदि चार्ल्स के नियम से आप चलोगे तो चार्ल्स का नियम क्या होता है, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ठीक है, ये हो गया V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। इसमें आप वैल्यू पुट कर लो, V1 कितना है 2 लीटर, T1 कितना है 296.4, V2 कितना है हमें बताना है, और T2 कितना है 299.1। तो यदि यहाँ से आप V2 की वैल्यू निकाल लोगे तो इन दोनों की गुणा करो, अपॉन में इसे ले जाओ, 299.1 गुणा 2 और अपॉन में ले जाओ 296.4 को। तो जब 299.1 को 296.4 से आप भाग करोगे तो ये लगभग आ जाएगा 1.009। तो V2 बराबर हो जाएगा 1.009 को 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें, कितने से मल्टीप्लाई करना है 2 से, और जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पॉइंट पता ही है आपको, 2 ने 18 2.018 इतने लीटर, ये आंसर है हमारा, ठीक है 2.018 लीटर, ये आंसर है हमारा, ठीक है। चलो खैर लिखो जल्दी से आप, जल्दी जल्दी लिखो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखो जल्दी जल्दी, लिख लिया बेटे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो इसे जल्दी से, इसे मिटाता हूँ इतने, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करो आप। ध्यान रखना बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैस समीकरण, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, ग्राहम का विसरण नियम, ये जो नियम है ना इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। ये मैंने 5 बताए आपको, इन 5 में से थ्योरी में भी क्वेश्चन आता है और न्यूमेरिकल भी आता है इनमें से, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो चलो कौन सा क्वेश्चन है इस बार हमारे पास, इस बार है क्वेश्चन नंबर 3 यानी उदाहरण नंबर 5.3, 5वें यूनिट का तीसरा उदाहरण। इसमें कहा है, क्या कहा है इसमें, 25 डिग्री सी तथा 760 मिलीमीटर Hg दाब पर एक गैस 600 ml आयतन घेरती है, ठीक है, यानी इन्होंने P1 भी दे दिया, V1 भी दे दिया, T1 भी। किसी अन्य स्थान पर जहां ताप 10 डिग्री सी, आयतन 640 ml हो, गैस का दाब क्या रहेगा, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 5.3 है, देखना जरा यहाँ दिखाई दे जाएगा, उदाहरण नंबर 5.3 आदर्श गैस समीकरण के ऊपर आधारित क्वेश्चन। इसमें हमें P1 देखना है, V1 देखना है, T1 देखना है, और इधर हम देखेंगे, यहाँ लिख लेता हूँ इधर
P2 V2 और T2। ठीक है, चलो इन सारी वैल्यू को देखते हैं। इन्होंने कहा है 25 डिग्री सी पर, इसका मतलब टेम्परेचर दे रखा है इन्होंने 25 डिग्री सी पर। चलो पहले P1 ही देख लो, 25 डिग्री सी तथा 760 मिलीमीटर Hg, 760 मिलीमीटर Hg, P1 तो हमें मिल गया। अब V1 देखते हैं, आयतन कितना बताया इन्होंने, 600 ml आयतन घेरती है, तो यहां लिख लिया हमने 600 ml। अब T1 देखो कितना टेम्परेचर दे रखा था, 25 डिग्री सी दे रखा था, 25 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 298 केल्विन। ठीक है, 298 केल्विन हो गया टेम्परेचर। अब आ जाओ आप दूसरे में। दूसरे में देखो, इन्होंने कहा किसी अन्य स्थान पर जहां ताप 10 डिग्री सी, ताप तो दे रखा है 10 डिग्री सी, चलो पहले ताप ही लिख लो, 10 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 283 केल्विन। ताप कितना दे रखा है, 10 डिग्री सी, आयतन दे रखा है 640 ml, 640 ml आयतन दे रखा है 640 ml, और इन्होंने पूछा है कि दाब कितना होगा, दाब बताना है। तो यहाँ तो आदर्श गैस समीकरण लगेगी। आपको पता है कि आप आदर्श गैस समीकरण में ही तीनों राशियों को लेते हो, तो यहाँ आप लिखोगे आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण से, और आदर्श गैस समीकरण है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ठीक है, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। चलो P1 कितना है 760, V1 कितना है 600, T1 कितना है, T1 है 298 केल्विन इज इक्वल टू P2 कितना है निकालना है, V2 कितना है 640 और T2 कितना है 283। अब आपको P2 की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है इन तीनों की गुणा होगी और बटे में ये दोनों जाएंगे। P2 जब भी निकालना होगा 760 गुणा 600 गुणा 283 अपॉन में जाएगा 298। अब इसका कैलकुलेशन तो कर लोगे, ये जीरो से जीरो कट गया, जितनी भी संख्याएं कट सकती हैं उन्हें सबको काट देना, और जो बच जाएगा वो आंसर है। इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन में फिर बहुत टाइम लगेगा। इसका उत्तर आएगा 676.6, 676.6 मिलीमीटर Hg, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करके देख लेना, बहुत आसानी से ये संख्याएं कट जाएंगी, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है बेटे, लिखो जल्दी से पॉज करके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी उदाहरण है सारे क्वेश्चन देखते हैं, सारे उदाहरण सॉल्व करेंगे इसके। लिख लिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4। मैं इसे मिटा रहा, आप अगला क्वेश्चन देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो। कर रहे ना सॉल्व, कोशिश तो करनी चाहिए बेटे। कौन सा क्वेश्चन है, 5.4, 5.4, 5.4 यहाँ से लिखते हैं। उदाहरण नंबर 5.4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा है 5.4 में, एक नियोन व डाई ऑक्सीजन मिश्रण में 70.6 ग्राम ऑक्सीजन तथा 167.5 ग्राम नियोन है। यदि गैसों के मिश्रण का कुल दाब 25 बार हो तो नियोन व ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या होगा। अच्छा, आंशिक दाब पूछा है, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के ऊपर आधारित है। एक काम करो, इधर तो लिख लो आप ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हिसाब तो इधर करेंगे और इधर करेंगे हम नियोन का हिसाब, इन दोनों को देख के चलेंगे। यूं बताओ ऑक्सीजन का भार कितना है, इन्होंने कहा है 70.6 ग्राम ऑक्सीजन, तो मैं ऑक्सीजन का भार लिखता हूं यहाँ W
70.6 ग्राम, ये लिख लिया। नियॉन कितना दे रखा है इन्होंने, नियॉन दे रखा है 167.5 ग्राम, इसका भार चलो इधर लिख लिया 167.5 ग्राम, ये इसका लिख लिया। चलो m लिखने की जरूरत नहीं है, यदि g भी लिखोगे जब भी ठीक, दोनों के भार लिख लिया। अब इसका अणुभार आपके याद होगा, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 दूनी 32, और इसका अणुभार कितना होता है 20। m का मतलब अणुभार है, ध्यान रखना। अब हमें दोनों के भार भी पता है, अणुभार भी पता है, तो मोल तो निकाल लोगे, NO2 ऑक्सीजन के मोल ऐसे निकलते हैं भार बटे अणुभार से, यानी 70.6 को भाग करना पड़ेगा 32, ठीक है। और जब आप भाग करोगे तो ये आ जाएगा 2.21, ये हमने ऑक्सीजन के मोल निकाल लिए 2.21। इसी तरीके से आप इसके मोल निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन, भार बटे अणुभार, 167.5 को आपको भाग करना पड़ेगा कितने से 20 से, और जब आप 20 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 8.375, लगभग इतना आ जाएगा 8.37, ठीक है। जब आपको दोनों के मोल पता चल गए तो आप कुल मोल तो निकाल सकते हो। यदि मैं कहूँ कि यार चलो कुल मोल निकालते हैं n टोटल, तो आपको ऑक्सीजन के मोल और नियॉन के मोल जोड़ने पड़ेंगे। ऑक्सीजन के मोल कितने हैं 2.21 और इसके हैं 8.375, जोड़ोगे ये तो 5 ही रहेगा यहाँ, और 7 और 2 9, 7 और 1 8, 8 होगा ये 8, ठीक है 8 है वो, ध्यान रखना 8, 7 और 1 8 ही तो होगा, 3 और 2 5, और 8 और 2 10, तो ये आए कुल मोल 10.585, 10.585 ये आए हैं कुल मोल। इन डेसिमल्स ये जो हैं पॉइंट्स इन्हें हटा दूँ नहीं, कुल मोल आ गए। अब आप बताओ कौन से गैस का आपको निकालना है आंशिक दाब। इधर ऑक्सीजन लिखी हुई, तो यदि ऑक्सीजन का आंशिक दाब आपको निकालना है, मैंने आपको सिखा रखा है जिस भी गैस का आंशिक दाब निकालना हो उस गैस के मोल तो लिखो ऊपर और बटे में लिखो कुल मोल, और यहाँ लिख दो कुल दाब। यदि इस फार्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो आपको ऑक्सीजन का आंशिक दाब मिल जाएगा। ऑक्सीजन के मोल कितने हैं 2.21, ये लिख दिया 2.21। कुल मोल कितने हैं ये निकाल ले, कुल मोल 10.585, 10.585। और कुल दाब देखना क्वेश्चन में दे रखा है क्या, इन्होंने कहा है यदि गैसों के मिश्रण का कुल दाब 25 बार हो तो 25 बार है टोटल प्रेशर, ठीक है दे रखा है इन्होंने। तो ये आ जाएगा, जब इसे कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 0.21, 0.21। ये तो कैलकुलेशन तो कर ही लोगे आप, इसे 25 से गुणा करना है, और जब हम इसे 25 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5.25, 5.25 बार। लो एक आंसर तो ये आ गया, ये आया हमारे पास ऑक्सीजन का आंशिक दाब। इसी तरीके से नियॉन का निकालना है हमें, यहाँ निकालते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन। यदि नियॉन का आंशिक दाब निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नियॉन के मोल तो लिखने पड़ेंगे ऊपर और कुल मोल नीचे और गुणा कुल दाब। नियॉन के मोल कितने थे, नियॉन के मोल थे 8.375, कुल मोल थे 10.585 और कुल दाब था 25 बार। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, चलो इसे डिवाइड करोगे ना, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके आ जाएगा 0.79, 0.79 इंटू 25, और जब 25 से इसे मल्टीप्लाई करोगे, कर दोगे 25 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 19.75, कितना आ जाएगा 19.75 आ जाएगा 19.75, ठीक है। इतने बार में था ना ये दाब, क्योंकि दाब नापने के बहुत सारे मात्रक हैं उनमें से एक बार भी है। तो ये हमारा आंशिक दाब निकल गया, ये तो निकल गया ऑक्सीजन का और ये निकल गया नियॉन का।
तो ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आता है, बहुत चांस होते हैं इस तरह के क्वेश्चन के आने के भी, आंशिक दाब निकालने वाले के। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी गैस का आपको जब आंशिक दाब निकालना होता है तो उसके मोल ऊपर लिखो, बटे में लिखो कुल मोल और गुणा कर दो इससे कुल दाब से। जल्दी से लिखो, अगला क्वेश्चन बताता हूँ फिर मैं, पोज करके लिख लिया करो जो छूटता है काम। लिख लिया बेटे? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5.5 आपकी स्क्रीन पे है, इसे समझने की कोशिश करो। चलो बताता हूँ, समझो जरा इसको, सॉल्व करो। पढ़ रहे हैं ना आप? ये आवाज आ रही है इसमें से? थोड़ा भी मुझे आवाज, चलो कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण नंबर 5.5, पांचवें यूनिट का पांचवा उदाहरण। उदाहरण नंबर 5.5, पांचवें यूनिट का पांचवा उदाहरण। क्या कहा है इन्होंने? एक गैस चारित्रिक क्रांतिक ताप रखती है। सबको पता है हर एक गैस का एक निश्चित क्रांतिक ताप होता है, ठीक है, जिसका परिमाण गैस के अणुओं के मध्य अंतराणुक बलों पर निर्भर करता है। बिल्कुल भाई, अंतराणुक आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा ना, अंतराणुक आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा, क्रांतिक ताप भी उतना ही ज्यादा होगा। ये बात बच्चों के समझ में बहुत कम आती है। क्रांतिक ताप भी उतना ही ज्यादा होता है, अंतराणुक आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा, क्रांतिक ताप भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या है। अमोनिया तथा CO2 के क्रांतिक ताप क्रमशः, अमोनिया का दे रखा है क्रांतिक ताप और CO2 का दे रखा है। लिख लेता हूं मैं, अमोनिया का क्रांतिक ताप यहां लिखेंगे और यहां लिखेंगे CO2 का, CO2 का क्रांतिक ताप। देखें कितना दे रखा है, अमोनिया तथा CO2 के क्रांतिक ताप क्रम से 405.5 केल्विन, 405.5 केल्विन, ये तो अमोनिया का है। और CO2 का कितना दे रखा है, 304.10 केल्विन, 304.10 केल्विन, ये दोनों के दे रखे हैं क्रांतिक ताप। ठीक है, यदि ताप को 500 केल्विन से समतापी ताप तक कम करें, यानी 500 केल्विन पर हमारे पास ये दोनों गैस हैं और 500 केल्विन तक हमें यहाँ आना है और यहाँ आना है। अमोनिया को द्रवित करने के लिए तो यहाँ तक आना पड़ेगा और CO2 को द्रवित करने के लिए यहाँ तक आना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें 500 केल्विन से जाना है यहाँ तक। तो मैं कहूँ ली गई गैसों का ताप, ये दोनों गैसें किस ताप पर ली गई हैं? दोनों गैसें ली गई हैं 500 केल्विन ताप पर। 500 केल्विन पे दोनों गैसें ले ली हमने। तो कौन सी गैस पहले द्रवित होगी? तो कौन सी गैस पहले द्रवित होगी भाई? 500 केल्विन से यदि अमोनिया को द्रवित करना चाह रहे हो तो 500 केल्विन से 405.5 केल्विन तक ठंडा करना पड़ेगा और इसे 304.10 केल्विन तक ठंडा करना पड़ेगा। तो मुझे यूँ बताओ कि इसका क्रांतिक ताप आपको जल्दी प्राप्त होगा या इसका? जब 500 केल्विन से आप दोनों गैसों को, मान लो 500 केल्विन पे दोनों गैसें हैं, दोनों को आपने फ्रीजर में रख दिया है, ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया दोनों गैसों को, तो यूँ बताओ ठंडा करते समय आपको 405.5 केल्विन टेम्परेचर पहले मिल जाएगा या 304.10 केल्विन पहले मिल जाएगा? पहले कौन सा टेम्परेचर प्राप्त होगा?
भाई 500 से ठंडी होती होती 400 पे ही तो पहुंचेगी, 400 से ठंडी होती होती यहाँ पहुंचेगी। इसका मतलब ये है कि जब 500 केल्विन से इन दोनों गैसों को आप ठंडा करना शुरू करोगे तो अमोनिया गैस का क्रांतिक ताप आपको पहले प्राप्त हो जाएगा, और जिस गैस का क्रांतिक ताप आपको पहले प्राप्त हो जाएगा उस गैस को आप उसी समय द्रवित कर सकते हो। इन्होंने पूछा है तो कौन सी गैस पहले द्रवित होगी, कौन सी गैस पहले द्रवित होगी? भाई पहले वो द्रवित होगी जिसका क्रांतिक ताप पहले प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहां उत्तर में आप लिख सकते हो क्योंकि क्योंकि अमोनिया का क्रांतिक ताप को टीसी लिखते हैं ना, क्योंकि अमोनिया का क्रांतिक ताप पहले प्राप्त हो जाएगा, अमोनिया का क्रांतिक ताप पहले प्राप्त हो जाएगा, इसलिए इसलिए अमोनिया गैस पहले द्रवित होगी, अमोनिया गैस पहले द्रवित होगी। तो पहले कौन सी गैस द्रवित होगी? अमोनिया गैस। क्यों होगी द्रवित? क्योंकि अमोनिया का क्रांतिक ताप ज्यादा है। जिस गैस का क्रांतिक ताप जितना ज्यादा होता है वो गैस उतनी आसानी से द्रवित होती है। ठीक है, लिख लो, चलो पोज करके लिख लो। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यूनिट नंबर 5 के एनसीईआरटी के जितने भी उदाहरण दिए गए थे वे सारे उदाहरण आपके समझ में आए होंगे। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, मैंने देखा था कि बुक में पाठ्यनिहित प्रश्न यूनिट नंबर 5 में नहीं दिए गए हैं, तो अब हमारे पास बचे हैं केवल और केवल अभ्यास प्रश्न। तो हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो कल से स्टार्ट कर देंगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी सारे क्वेश्चंस कराने की। फिर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 6। ठीक है, बस आप मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो, प्लेलिस्ट के अनुसार अपने नोट्स साथ साथ बनाया करो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।